केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो बंटवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार। आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेर। और प्रहार में सबसे पहले बात बंगाल की, जहां 2026 से पहले की राजनीति अब मुद्दों पर नहीं, सीधे सीधे धर्म की चौखट पर शक्ति प्रदर्शन में बदल गई है। मानो चुनाव नहीं बल्कि धर्म युद्ध लड़ा जा रहा हो। मुर्शिदाबाद में सजे एक सांकेतिक मंच से पूरे बंगाल में सियासी उबाल है। भारी भीड़, नारेबाजी की वो तस्वीरें, सब कुछ मिलकर एक ऐसा समीकरण गढ़ रहे हैं जिसमें पॉलिटिक्स कम और पावर प्ले ज्यादा है। यहाँ मंदिर मस्जिद वाला शोर सुनाई दे रहा है, लेकिन पता है असली लड़ाई किसकी है? ये टकराव है उस ताकत का जो वोटर्स को अपनी तरफ मोड़ना चाहती है, और उस सत्ता का जो दोनों तरफ के दबाव में खुद को जकड़ा हुआ महसूस कर रही है। और इसी आग के बीच सबसे मुश्किल मोर्चे पर खड़ी है ममता, क्योंकि उनकी हर चुप्पी, उनका हर शब्द, हर प्रतिक्रिया सीधे वोट बैंक में भूचाल ला सकती है। अगर वो इस उग्र बयानबाजी पर उतर आए तो एक बड़ा वर्ग छिटक जाएगा, और अगर वो चुप रहेंगी तो दूसरा समुदाय उन्हें घेर लेगा। ये तो ऐसे है कि आगे कुआं पीछे खाई, और रुको तो राजनीतिक जमीन खिसकने का डर। क्या बंगाल में जानबूझकर मतभेद खड़ा किया जा रहा है? खबर के इस पहलू पर पूरी जानकारी आपको देंगे। दूसरी खबर उस सरहदी बारूद की है जिसका निशाना सीधे सीधे पाकिस्तान है। अफगानिस्तान की तरफ से जो वीडियोस जारी किए गए हैं वो महज डिजिटल फुटेज नहीं है, वो एक सटीक सुनियोजित वार्निंग स्ट्राइक है। यानी संदेश साफ है कि अगर पाकिस्तान ने हद पार की तो अगला शॉट सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, जमीन पर होगा। ये एक ऐसी लड़ाई की शुरुआत है जो पॉलिटिकल भी है, प्रोपेगेंडा पर भी आधारित है, और पावर स्ट्रक्चर को हिलाने वाली भी है। दूसरी तरफ है मुनीर की फेल्ड सेना, क्योंकि इस लड़ाई में अफगानी आगे जाते दिख रहे हैं, सीमा पार से लेकर नैरेटिव तक। अफगानिस्तान हर मोर्चे पर वार कर रहा है, कभी सैन्य चेतावनी दे रहा है, कभी डिजिटल स्ट्राइक कर रहा है, तो कभी ऐसी सूचनाएं दे रहा है जो पाकिस्तान के पावर सेंटर को हिलाकर रख रही हैं। कैसे अफगानिस्तान अपनी पकड़ मजबूत करते हुए पाकिस्तान के लिए चुनौती बना हुआ है, बताएंगे आपको। तीसरी खबर राजस्थान के हनुमानगढ़ में हुए टकराव की है। टिब्बी कस्बे में हालात इतने बेकाबू हुए कि दोपहर होते होते पूरा इलाका आग, पत्थर, पुलिस सायरन्स की गूंज से दहल गया है। किसानों का गुस्सा सीधे उस फैक्ट्री पर फूटा है जिसे वो अपनी जमीन और भविष्य के खिलाफ मानते हैं। विरोध सिर्फ सड़क तक सीमित नहीं रहा, मशीनें जलाई गई, गाड़ियां राख हो गई, ऑफिस तोड़ दिए गए, और देखते ही देखते पूरा क्षेत्र दहशत से भर गया। क्यों फूटा किसानों को गुस्सा और क्यों जला हनुमानगढ़? डिटेल में पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात बंगाल की करने जा रहे हैं, जहां एक नया खिलाड़ी मैदान में उतरकर समीकरण बिगाड़ने की रणनीति चल रहा है। सबसे पहले बात इसी की। तो शुरुआत करने जा रहे हैं, और आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि पश्चिम बंगाल के अंदर एक बड़ा खेल चल रहा है, जिसके चलते ममता दीदी की पकड़ बंगाल में कमजोर पड़ती जा रही है। और इस पूरी सियासी प्रयोगशाला के पीछे प्लान हैदराबाद वाला कैसे काम कर रहा है, पूरी खबर बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको जरा तस्वीर दिखा देते हैं। और जहां ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बंगाल की बाबरी मस्जिद बनाने के लिए मुर्शिदाबाद की सड़कें मुसलमानों से कैसे पट गई थी, ये वो तस्वीर है। दूर दूर तक नजर दौड़ा कर देखिए तो मुसलमानों की ये भारी भीड़ बाबरी बनाने के लिए निकल पड़ी थी, ये देखिए। और इस भीड़ के हाथों में आपको क्या नजर आ रहा है, जरा गौर करके देखिए, इस तस्वीर को देखिए, जहां महिलाओं के हाथ में ईंट है, बच्चों के हाथ में ईंट है। क्या युवा, क्या बुजुर्ग, सभी मुसलमान ईंट पत्थर लेकर बाबरी बनाने के लिए निकल पड़े। लेकिन बाबरी मस्जिद को बनाने के लिए क्या मुसलमान भगवान शिव की ईंट का इस्तेमाल कर रहे हैं? जरा इस तस्वीर में गौर फरमाइए। ये तस्वीर मुर्शिदाबाद से वायरल हो रही है, जहां बाबरी के लिए लाई जाने वाली ईंट पर शिव लिखा हुआ है। देखिए, ये वो ईंट हम दिखा रहे हैं जिस पर शिव लिखा हुआ है। और इन ईंटों को लेकर बाबरी बनाने के लिए निकले मुसलमानों का क्या कहना है, वो भी सुन लीजिए जरा। यहाँ बहुत सारे भीड़ हो रहा है, यहाँ के लोग बहुत दूर से आ रहे हैं, बांग्ला, बिहार, उड़ीसा, खासतौर से जो केरला, बहुत दूर से लोग आ रहे हैं। हर रोज ईंट वाला इतना आता है, मैं सुबह से शाम तक यानी 24 घंटा यहाँ रहता हूँ।
यहाँ और जो वॉलंटियर भाई है वो सामने खड़े हैं और बहुत सारे भाई भी है। इतना ईट आता है, बाली पत्थर सीमेंट और ईट बहुत सारा आता है। यहाँ रखने की जगह भी नहीं है। इंसान इतना मोहब्बत करता है हमारा माननीय विधायक हुमायूं कबीर को, ये मोहब्बत के खातिर और ये दीन के खातिर, ये बाबरी मस्जिद के खातिर। और देखिए सिर्फ ईट पत्थर ही नहीं बल्कि बाबरी बनाने के लिए मुसलमान पैसों की बारिश भी कर रहे हैं। बाबरी के लिए जमकर चंदा इकट्ठा किया जा रहा है और इसके लिए बकायदा ऑनलाइन पेमेंट्स ली जा रही हैं, दान पेटियां लगा दी गई हैं, QR कोड से पेमेंट रिसीव किया जा रहा है, यानी हर तरफ से पैसे जोड़े जा रहे हैं, ईंटें जोड़ी जा रही हैं। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और अब तक बंगाल में बनने वाली इस बाबरी के लिए करीबन 3 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा किया जा चुका है। ये वो तस्वीरें हैं जहां बाबरी के लिए इकट्ठा किए गए चंदे को गिना जा रहा है। खबर है कि इस चंदे की रकम अब 3 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। 33,000 টাকা 5টা চারটে বক্স খুলেছি, একটা বস্তা খুলেছি। আমাদের সামনে 4টি কার্টুনে রাখা আছে। बाकी इंशाल्लाह कल के। और देखिए सिर्फ ईट और पैसों की बात नहीं है बल्कि मुसलमान बेलडांगा में बाबरी बनाने के लिए बड़ी लड़ाई पर उतर आए हैं। उनका कहना है कि उन्हें कोई रोक नहीं सकता है और वो लड़कर बाबरी लेने के लिए तैयार हैं। ऐसे में सवाल यह है कि यहाँ किससे लड़ाई की बात की जा रही है? क्या इशारा ममता दीदी की तरफ है या किसी और तरफ? सुनिए जरा। नरकेलेंगा बाबरी मस्जिद, नरकेलेंगा बाबरी मस्जिद। अब एक तरफ बाबरी को लेकर बंगाल में मुसलमान सड़कों पर उतर आए हैं तो वहीं ये सवाल भी खड़ा हो रहा है कि आखिर अयोध्या में बनने वाली नई बाबरी का क्या हुआ? जिस बाबरी के लिए मुसलमानों ने अयोध्या में कानूनी लड़ाई लड़ी, उस बाबरी के लिए मिली जमीन का क्या हुआ है? यह अयोध्या के लिए बनने वाली इस नई बाबरी का प्लान है जिसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। अभी आप ये देख रहे हैं, ये बनके तैयार होने के लिए इस पे काम शुरू हो गया है। तो अयोध्या में नई बाबरी बनाने के प्लान का क्या हुआ, इस सवाल का जवाब आपको 2 तस्वीरों के जरिए देते हैं, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। एक तरफ आपको बंगाल में बनने वाली बाबरी के लिए इकट्ठा किया जा रहा चंदा दिखाई दे रहा है। चंदा बड़े पैमाने पर इकट्ठा किया जा रहा है जिसकी कीमत करीब 3 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ अयोध्या में बनने वाली मस्जिद के लिए दी गई जमीन बंजर पड़ी हुई है। यहाँ बीते कई सालों में भी इतना चंदा इकट्ठा नहीं हो सका है कि मस्जिद निर्माण किया जा सके। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब ये 2 तस्वीरें हम क्यों दिखा रहे हैं, इसकी पूरी कहानी हम आपको आगे समझाएंगे। लेकिन बंगाल की बाबरी के लिए 3 करोड़ इकट्ठा हो चुके हैं। वहीं अयोध्या में जो मस्जिद बननी है उसके लिए बहुत चंदा नहीं इकट्ठा हो पाया है। अयोध्या में बाबरी के लिए मुसलमानों की लड़ाई बंगाल कैसे पहुंची, आगे आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अयोध्या में बनने वाली नई मस्जिद का अपडेट क्या है वो भी आपको बता देते हैं, ग्राफिक्स के जरिए जानकारी दे देते हैं। हुमायूं कबीर ने बाबरी निर्माण का बीड़ा उठाया है। बाबरी के लिए हो रही चंदे की बारिश कैसे हमने आपको दिखाया। बाबरी चंदे के लिए अपीलों का दौर चल रहा है, QR कोड्स लगाए गए हैं, अलग अलग जगह अपीलें की जा रही हैं। मस्जिद बनाने के लिए अब तक 3 करोड़ रुपए इकट्ठा हो चुके हैं। बाबरी के नाम पर बम्पर कलेक्शन हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ये बाबरी शब्द के नाम पर बम्पर कलेक्शन चल रहा है। वहीं अयोध्या वाली मस्जिद भी चर्चा में आ गई है। अयोध्या में बनने वाली मस्जिद के लिए कितना चंदा हुआ? धन्नीपुर में मस्जिद निर्माण के लिए बनाया गया एक स्पेशल फाउंडेशन जो इसको लेकर काम कर रहा है। फाउंडेशन का दावा है कि ट्रस्ट के पास पैसे ही नहीं है, इसीलिए काम शुरू नहीं हो पा रहा। मस्जिद बनाने के लिए 65 करोड़ रुपए की जरूरत है। 65 करोड़। धन्नीपुर में मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन मिल गई थी, लेकिन बाबरी का टैग नहीं लगाया ना, इसलिए पैसे नहीं मिल रहे हैं। अब एक तरफ अयोध्या की नई बाबरी का काम शुरू भी नहीं हुआ तो वहीं बंगाल में बाबरी निर्माण की चर्चा तेज हो गई है। और इस बीच उत्तराखंड की ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसे गौर से देखिए, जहां उधमपुर जिले में एक दरगाह प्रकट हो चुकी है। सरकारी जमीन पर बनी इस दरगाह को लेकर स्थानीय मुसलमानों का कहना है कि ये जमीन के अंदर से खुद ब खुद निकलकर बाहर आ गई, प्रकट हो गई है। उधमपुर में ये दरगाह कैसे प्रकट हुई इसका जवाब तो अधिकारियों को भी नहीं पता है। खैर,
बंगाल में बन रही बाबरी को लेकर अब वहां नमाज का टाइम भी फिक्स कर दिया गया है। मतलब निर्माण से पहले ही बंगाल की बाबरी में नमाज पढ़ने का ऐलान किया जा रहा है। अब एक तरफ बंगाल में बाबरी का निर्माण चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अयोध्या वाली बाबरी के पैरोकार रहे इकबाल अंसारी का कहना है कि बाबरी मस्जिद को लेकर अब कोई विवाद नहीं है। कोर्ट का जो निर्णय है वही सभी के लिए मान्य है। बाबर के नाम पर किसी मस्जिद को बनाने की जरूरत ही नहीं है। सुनिए जरा। सुप्रीम कोर्ट 9 नवंबर को 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, 5 एकड़ जमीन मिल गई और पूरे देश के मुसलमानों ने कोर्ट का सम्मान किया। आज जो है बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का कोई विवाद नहीं रहा। कोर्ट ने फैसला किया, पूरे देश के मुसलमानों ने सम्मान किया। पूरे देश में एक पत्ता नहीं हिला, ये हमारा सबूत है। आज टीएमसी के नेता बंगाल में बाबर के नाम की मस्जिद के लिए उनको इलेक्शन आया तो उनको याद आया। इलेक्शन शुरू नहीं हुआ और मंदिर मस्जिद की राजनीति शुरू हो गई। बंगाल में बन रही बाबरी मस्जिद के सहारे बीजेपी ममता दीदी पर हमलावर हो चुकी है। बीजेपी की तरफ से जारी किया गया वीडियो जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आरोप लगाया गया है कि जो पश्चिम बंगाल पहले महापुरुषों की धरती हुआ करता था, उसका ममता दीदी ने ऐसा हाल कर दिया है। और इस पूरे बाबरी विवाद के बीच ममता दीदी बुरी तरह से उलझ चुकी हैं, बुरी तरह से फंस चुकी हैं। एक तरफ हुमायूं का बाबरी मस्जिद प्लान है, जिस पर दीदी पर सियासी रूप से भारी पड़ता दिखाई दे रहा है, तो वहीं मुर्शिदाबाद से लेकर मालदा तक ये मुस्लिम बाहुल इलाके आज भी काफी ज्यादा पिछड़े हुए हैं। ऐसे में मुसलमान भी अब इसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। तीसरी बात, बिहार में जो नैरेटिव चला कि मुसलमान सिर्फ दरी नहीं बिछाएगा, बंगाल में भी एक्टिव होता ये नैरेटिव दिखाई दे रहा है, जहां मुसलमानों के मन में भावना पैदा हो रही है कि क्या मुसलमान सिर्फ दीदी के लिए दरी बिछाता रहेगा। और चौथी बात, बंगाल चुनाव में हुमायूं कबीर हैदराबाद वाले ओवैसी की एंट्री करवाने पर तुले हुए हैं और हुमायूं का कहना है कि वो खुद भी बंगाल के ओवैसी बनकर ममता दीदी के वोट काटने वाले हैं। 22 तारीख में मैं नया पार्टी का ऐलान करूंगी। बाद में कौन कौन जुड़ेंगी मेरा साथ सब आपको पता मिल जाएगी। ये साल में 31 दिसंबर में पहले ही आपको सूचना मिल जाएगी जो कौन कौन पार्टी को लिए। मैं बीजेपी को खिलाफ और ममता बनर्जी को पार्टी को खिलाफ मैं उम्मीदवार खड़ा करेगी। वो आपको आराम से रहिए, निश्चिंत रहे, कोई दिक्कत मेरे पास है नहीं। मेरा बहुत सारे लोग मेरा साथ है। तो ममता दीदी के वोट काटने निकले हुमायूं कबीर वही हैं जो पहले खुद टीएमसी के विधायक हुआ करते थे और बीते 6 दिसंबर को जिन्होंने बंगाल के अंदर बाबरी मॉडल में मस्जिद की नींव रखी थी, ये वही शख्स है। आज हुमायूं कबीर का कहना है कि वो खुद बंगाल के ओवैसी बनकर ममता दीदी से सीधी जंग लड़ेंगे। तो वही खबर है कि उन्होंने इसके लिए ओवैसी के गढ़ हैदराबाद से खुद के लिए बाउंसर्स भी मंगवा लिए। अब सवाल है कि क्या दीदी से लड़ने के लिए हुमायूं ओवैसी के बाउंसर्स का सहारा लेने वाले हैं? अब आप सोचिए, अब ये ओवैसी के बाउंसर्स की पूरी कहानी क्या है आप सोच रहे होंगे। ग्राफिक्स के जरिए इस पर भी थोड़ी डिटेल आपको दे देते हैं। हुमायूं कबीर को रोज 50 से 60 धमकी भरे फोन कॉल्स आ रहे थे। हैदराबाद से 8 पूर्व बाउंसर 24 घंटे अब उनकी सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए तैनात कर दिए गए हैं। बाउंसर्स की सैलरी खुद कबीर दे रहे हैं, हुमायूं कबीर दे रहे हैं। मस्जिद के लिए अब तक 3 करोड़ रुपए करीब चंदा हो चुका है, इससे ज्यादा ही हो चुका है और एक बिजनेसमैन ने 80 करोड़ देने का वादा कर दिया है। मस्जिद का बजट करीब 300 करोड़ रखा गया है। कबीर कह रहे हैं कि मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ। कोलकाता हाईकोर्ट में सुरक्षा के लिए उन्होंने याचिका दायर की। पुलिस पर कह रहे हैं उन्हें भरोसा नहीं है, इसलिए निजी गार्ड रख लिए हैं और फरवरी में 1 लाख लोग जुटाकर कुरान का पाठ करने की बात भी कह रहे हैं। हुमायूं ने कहा है कि अब ममता बनर्जी से सीधी लड़ाई होगी। ममता बनर्जी को मुस्लिम वोट जो है वो छिटकने का डर हुमायूं कबीर की इन बातों से कहीं ना कहीं सताने लगा है। अब एक तरफ मुस्लिम वोट छिटकने का डर खड़ा हुआ है तो ममता बनर्जी सीधा मंदिर जा पहुंची। कूच बिहार के मदन मोहन मंदिर में ममता दीदी ने पूजा अर्चना की है। तस्वीर आप कम ही देखते होंगे, गौर से देखिए। लेकिन ममता दीदी की इस पूजा अर्चना में भी देखिए बीजेपी ने फॉल्ट ढूंढ लिया है। फॉल्ट कैसे निकला बताते हैं। बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी को पूजा अर्चना करना नहीं आता है, वो सिर्फ मंदिर पॉलिटिक्स कर रही हैं। उन्हें तो ठीक से घंटी बजानी भी नहीं आती। जरा इस तस्वीर को देखिए, ये तस्वीर जारी की गई है बंगाल बीजेपी की तरफ से। और देखिए ये कोई पहला मौका नहीं है।
जब पूजा पाठ को लेकर कोई सवाल खड़ा किया गया हो, जब दीदी को बीजेपी ने घेरा हो। इससे पहले साल 2023 में महाकाल मंदिर में जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पूजा अर्चना करने पहुंची दीदी की ये तस्वीरें भी तब वायरल हुई थी बहुत, जहां दीदी फूल चढ़ाते नहीं बल्कि शिवलिंग पर फेंकते हुए दिखाई दी थी, जिस पर बीजेपी ने जमकर बवाल काटा था। अब एक तरफ हुमायूं कबीर दीदी को मुसलमान विरोधी बताने में जुटे हैं, तो वहीं बीजेपी ममता बनर्जी को हिंदू विरोधी बताती आ रही है। और इन सब के बीच कांग्रेस भी कहने लगी है कि ममता बनर्जी मंदिर सिर्फ सियासत की वजह से ही जाती हैं। सुनिए। और हम लोग कल जो गीता पाठ किया मैदान में बैठ के, बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट से लेकर सब कार्यकर्ता, हिंदू के नाते हम लोग गया था, बीजेपी के नाते नहीं, मंच पर कोई नहीं था। ममता बनर्जी घोर हिंदू विरोधी है, राम मंदिर का विरोध करता है, महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताता है। वो हिंदू नहीं है, हिंदू नहीं हो सकता। बंगाल में जो नहीं था पहले वो भी होने लगे हैं। बीजेपी आने के बाद जय सिया राम नारा बदलते हुए जय मां काली, ये एक रूप बदल रहे हैं। और अब सवाल ये उठता है कि मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप झेलने वाली ममता बनर्जी को आखिर मंदिर क्यों जाना पड़ रहा है, तो इसका जवाब भी आपको ग्राफिक्स के जरिए दे देते हैं। हुमायूं ने चुनावों से पहले ममता की मुश्किल दरअसल बढ़ा दी। बाबरी के नाम पर अब ममता बनर्जी फंसती नजर आ रही हैं। हुमायूं को पार्टी से ना निकालती तो हिंदू वोटर नाराज हो जाता, पार्टी से निकाल दिया तो मुस्लिम एक होने का खतरा है। अब दीदी दोनों तरफ से घिरती नजर आ रही हैं। ऐसे में हिंदू वोटर को भी बचाने में जुट गई हैं ममता बनर्जी एक बार फिर से मंदिर पहुंची हैं। बीजेपी ने इसे चुनावी स्टंटबाजी बताया। तो एक तरफ मुसलमान वोट पर हुमायूं की नजर है, तो दूसरी तरफ हिंदू वोट पर बीजेपी की दावेदारी है। ऐसे में ममता बनर्जी के लिए चुनावों से पहले ये बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। इसे कैसे हल करें वो समझ नहीं पा रही हैं। ममता बनर्जी की इस मुसीबत को और बड़ा करने का काम कर रहे हैं वो हिंदू संगठन और धर्मगुरु जो बंगाल में भगवा लहर लेकर पहुंचे। और ये बीते दिनों कोलकाता में हुए गीता पाठ की तस्वीर हम आपको दिखाकर बताने जा रहे हैं कि कैसे बंगाल का जो माहौल है वो भी पूरी तरह सनातन के पक्ष में ला दिया गया है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, जहां लोग आपको कतारबद्ध दिखाई दे रहे हैं, ये गीता पाठ की तस्वीर है और ये तस्वीर बंगाल से आई। गीता पाठ किया गया। ममता बनर्जी का बीपी बढ़ाने वाले सिर्फ हुमायूं कबीर या बीजेपी नहीं है, बल्कि वो पुरानी सीपीआईएम भी है जिससे ममता बनर्जी ने लंबी लड़ाई लड़ी है। और आज ममता को बीजेपी के चक्रव्यूह में फंसता देखकर सीपीआईएम ने भी बंगाल बचाने का बीड़ा उठा लिया है। और देखिए, इस पूरे चक्रव्यूह के बीच ममता के लिए सरदर्द बना हुआ है एसआईआर, जिसे लेकर ममता बनर्जी सड़कों पर भी उतर चुकी हैं। लेकिन शायद अब बात उनके हाथ से आगे निकल चुकी है और यही वजह है कि वो अब धमकी देने पर उतर आई। कूच बिहार पहुंची ममता बनर्जी ने एसआईआर के मुद्दे को उठाते हुए साफ कह दिया कि वो बंगाल की रक्षा करेंगी और किसी शख्स को भी डिटेंशन सेंटर नहीं जाने देंगी। सुनिए। আমি কাউকে বিভেদ করতে দিই না, বিভেদকে রুখবো, বাংলাকে ঐক্যবদ্ধ রাখবো। পঞ্চানন বর্মার গায়ে হাত দিয়ে পায়ে হাত দিয়ে শপথ করে বলছি, আমরা রক্ষা করব বাংলাকে, রক্ষা করব বাংলাকে, রক্ষা করব বাংলাকে। तो अब ममता बनर्जी के सियासी सरदर्द की पूरी कहानी क्या है, ग्राफिक्स के जरिए आपको थोड़ी और डिटेल इस पर दे देते हैं। ममता बनर्जी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है, जिले में ज्यादा सक्रिय होने की जरूरत है कहा है। ममता कह रही हैं अधिकारियों को कि डरपोक नहीं होना चाहिए। कुछ अधिकारी लोगों को बांग्लादेश भेज रहे हैं, ये कह रही हैं। वैध दस्तावेज के बावजूद सोनाली खातून को वापस भेजा। सीमा पर नाका और चेकिंग को मजबूत करने का निर्देश दिया है ममता ने और कहा है कि सीमा क्षेत्रों में बहुत ज्यादा आवागमन होता है, इसलिए नाका चेक सही ढंग से सुनिश्चित किया जाए। ममता ने राजवंशी नामसूद समुदाय को भरोसा दिलाया है कि आखिरी सांस तक कोई डिटेंशन सेंटर नहीं बनने देंगी। तो ये बड़ी बड़ी बातें ममता बनर्जी ने कर दी हैं। ममता डिटेंशन सेंटर के खिलाफ किसकी लड़ाई लड़ रही हैं
वो ये ज्यादा बेहतर समझती होंगी, क्योंकि उनके ऐसे बयानों पर सियासी प्रतिक्रियाएं क्या आ रही हैं वो भी सुनवाते हैं आपको। तमाशा मत करो, ये जो ध्रुवीकरण करा रहे हो आप, क्यों इजाजत दे रहे हो आप सांप्रदायिक ताकतों को? आप कौन सा खेल खेलना चाह रहे हो? और मैं ममता जी से कहूंगा, देखिए आप अपनी आइडियोलॉजी अगर आपकी सेक्युलर है तो उसके ऊपर डटे रहिए, तभी आपको कुछ मिलेगा। और ममता जी को डर किस बात का है? एसआईआर पूरे 12 राज्यों में हो रहा है, बहुत शांतिपूर्वक चल रहा है। छत्तीसगढ़ में भी एसआईआर का पुनरीक्षण का काम बहुत अच्छे से चल रहा है, लेकिन बंगाल में ही ममता जी को इतना डर क्यों है? अगर कोई व्यक्ति यहाँ का नागरिक नहीं है तो निश्चित ही उसको वापस से अपने डॉक्यूमेंट्स प्रूफ करने के लिए अगर समय मिल रहा है तो ये अच्छी बात है, इसमें विरोध की कोई बात नहीं। और जो देश भाग होने के बाद में, बॉर्डर होने के बाद में जो ऊपर बांग्लादेश से अभी आ गए तो ये कहाँ जाएंगे? तो ये लोगों ने बहुत इतने दिन बाद में बहुत 40 साल आए, कोई 25 साल 30 साल आए, तो उसके ये वोटर बन गए अभी, तो ये लोग उसको बोल रहे हैं कि नहीं देंगे। इसके लिए हमारा लड़ाई है इसमें। तो ममता बनर्जी चौतरफा घिरती हुई नजर आ रही हैं। हिंदू वोट, मुस्लिम वोट दोनों पर ही संकट गहराता जा रहा है, तो वहीं एसआईआर से वोट खोने का भी डर है। और इन सब के बीच ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जहां बीजेपी नेता ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं पर हमला करने का आरोप लगा रहे हैं। पश्चिम बंगाल से बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ऐसे ही एक हमले के बारे में बता रही हैं, उन्हें सुनिए जरा। आज 1 घंटा के ऊपर टीएमसी के टिराट के जो पंचायत मेंबर आज टीएमसी को कैडर लेकर हमारे गाड़ी को घेर कर रखे। आज हमारा कोई दोष ना देखकर आज सीआईएसएफ को अटैक किया। सीआईएफ उसको क्या बोला है, क्षमा मांगना होगा। हमारे गाड़ी के सामने सारे गांव वाले को बैठा के नाटक करना शुरू कर दिया। ममता बनर्जी, आप जो रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमान मृत वोटर को देकर आप लोग जो जीतते आए हैं इलेक्शन, इस बार एसआईआर होने के बाद आपको ये मालूम चल गया कि आप नहीं जीतेंगे। और जिस इलाके में बाबरी मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है वहां 30 सॉकेट बॉम्ब मिले। ये सॉकेट बॉम्ब मुर्शिदाबाद में कहां से आए, इस बात की पड़ताल की जा रही है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। 30 सॉकेट बॉम्ब मिले उसी इलाके में जहां पर बाबरी मस्जिद नई वाली बनाई जा रही है हुमायूं कबीर के द्वारा। अब मुर्शिदाबाद में ये कोई पहली दफा नहीं है, ये भी समझ लीजिए। इससे पहले भी नवंबर के महीने में भी मुर्शिदाबाद में ऐसे ही 70 सॉकेट बॉम्ब मिले थे। उन 70 सॉकेट बॉम्ब की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये नवंबर महीने में मिले थे। उस वक्त बीजेपी नेता दिलीप घोष ने आरोप लगाते हुए कहा था कि मुस्लिम बाहुल्य मुर्शिदाबाद ऐसे बम और हथियारों का गढ़ बन चुका है। सुनिए। मुर्शिदाबाद बम बंदूक का जखीरा है, बाहर से आता है, यहाँ से बांग्लादेश में हथियार जाता है, बार बार कंप्लेन हुआ है। बड़ा बड़ा कारखाना, बड़ा बड़ा गोडाउन मिला है जहाँ बम बंदूक होता है। सरकार को ध्यान देना चाहिए। मामला मुर्शिदाबाद को बंगाल से बाहर रखे हैं लोग, कोई कानून व्यवस्था नहीं होती। तो मुस्लिम बाहुल्य मुर्शिदाबाद में बम मिल रहे हैं, बीजेपी नेताओं पर दिन दहाड़े हमले हो रहे हैं, तो इन सब के बीच बीजेपी घुसपैठियों को देश से निकालने में जुटी हुई है। और गृह मंत्री अमित शाह ने भी सदन में साफ कर दिया है कि जो भी एसआईआर के रास्ते में आएगा वो बिहार की तरह हार का मुंह देखेगा। एसआईआर का विरोध करोगे तो बिहार की जगह बंगाल और तमिलनाडु में भी साफ। मान्यवर, इस 140 करोड़ की जनता का जनादेश ईश्वर का आदेश होता है। हमारे यहाँ तो कहते हैं ना कि जनता ही जनार्दन है, तो जनता का फैसला श्री कृष्ण का फैसला होता है, जनार्दन का फैसला। और वो जनता के फैसले को ये लोग वोट चोरी इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। जनता देख रही है, जनता आंख मूंद कर नहीं बैठी। संसद में गृह मंत्री अमित शाह की कही गई बातों के रुझान भी अब सामने आने लगे हैं। उत्तर 24 परगना की तस्वीर देखिए, जो अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों का आप देखिए एक जत्था हकीमपुर बॉर्डर के रास्ते वापस बांग्लादेश भेजा जा रहा है। तो अब जो लोग यहाँ रह रहे थे घुसपैठियों के तौर पर, उन्हें रवाना किया जा रहा है। ये रवानगी की तस्वीर आप देख रहे हैं। तो एक तरफ समझ लीजिए कि बंगाल जो है इस समय वो धुरी बनी हुई है जहां हिंदू मुस्लिम का शोर ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर शुरू किया गया है, क्योंकि एसआईआर के बीच चिंताओं का दौर चल रहा है। उस चिंता से कैसे निकलें, कैसे जो बाकी वोट बैंक है वो छिटकने से रोके, ममता बनर्जी अलग अलग मोर्चों पर फंसती दिखाई दे रही हैं और उनको राह समझ नहीं आ रही। उनको लग रहा है कहीं ये रास्ता बिहार की तरह ही ना हो जाए। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं।
मुर्शिदाबाद में बाबरी के नाम का कटता फीता, मुसलमानों की भारी भीड़ और ममता बनर्जी की गैर मौजूदगी, ये नया सियासी समीकरण है जो पश्चिम बंगाल में रंग रूप ले रहा है। पश्चिम बंगाल की सियासत इस वक्त एक ऐसे दोराहे पर खड़ी है जहां हवाओं में सोनार बांग्ला के वादे कम और धर्म युद्ध का शोर ज्यादा सुनाई देता है। लेंगे सीएम को एक होना चाहिए। 2026 में सीएम और सीएम नहीं बनेगी, शपथ नहीं लेंगी। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड से लेकर मुर्शिदाबाद की गलियों तक सियासी बिसात पर मोहरे बिछ चुके हैं। एक तरफ 5 लाख कंठों से फूटता गीता का पाठ है तो दूसरी तरफ 1 लाख लोगों के कुरान पाठ का अल्टीमेटम। हिंदू मुसलमान खूब हो रहा है। इस धार्मिक रस्साकशी के बीच अगर कोई सबसे ज्यादा फंसा हुआ नजर आ रहा है तो वो है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। दरअसल हुमायूं कबीर का बयान कि अगर हिंदू गीता पाठ कर रहे हैं तो हम 1 लाख मुसलमानों को लेकर कुरान का पाठ कराएंगे, सीधे तौर पर काउंटर पोलराइजेशन की कोशिश है। कबीर मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की तर्ज पर मस्जिद बनाने की नींव रख चुके हैं। उनका तर्क है कि अगर राम मंदिर बन सकता है तो बाबरी की याद में मस्जिद क्यों नहीं। अब ममता के लिए मुसीबत क्या है तो उसे भी समझ लीजिए। अगर ममता हुमायूं कबीर का विरोध करती हैं तो मुसलमानों को लगेगा दीदी सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर हैं। ऐसे में उनका कोर मुस्लिम वोट हुमायूं या AIMIM के पास जाएगा। अगर ममता इस मामले में चुप रहती हैं तो बीजेपी प्रसारित करेगी कि दीदी हिंदुओं के खिलाफ हैं। ऐसे में हिंदू वोट खोने का भी खतरा बना हुआ है। अब ममता बनर्जी के लिए आगे कुआं पीछे खाई की स्थिति बन चुकी है। बीजेपी उन्हें एंटी हिंदू साबित करने पर तुली है और हुमायूं कबीर जैसे नेता उन्हें मुस्लिम विरोधी या कमजोर रक्षक साबित करने में लगे हैं। अगर हुमायूं और AIMIM साथ आ गए तो उनका मुस्लिम वोट का एकाधिकार टूट सकता है। मुर्शिदाबाद और मालदा का गढ़ कमजोर हो सकता है और अगर ऐसा हुआ तो दीदी की कुर्सी डगमगा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ बंगाल में बाबरी और घुसपैठियों पर बवाल है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में मुनीर शाहबाज के खिलाफ बगावत तेज है। एक विद्वान ने कहा है कि पड़ोसियों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा आप अपने लिए चाहते हो और इस सिद्धांत को अब अफगानिस्तान ने फील्ड मार्शल पर पूरी तरह लागू कर दिया है और खुलकर मुल्ला मुनीर से जंग का ऐलान कर दिया गया है। मतलब अब मुनीर फौज पर तबाही बरसने वाली है, बारूद मौत बनकर उनके ऊपर बरसने वाला है। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं इस बात की गवाही है कि पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है। अफगानिस्तान ने एक AI वीडियो जारी किया, ये आपको दिखा रहे हैं वीडियो, जिसमें पाकिस्तान को चेतावनी दी गई है। वीडियो में एक फाइटर जेट बिल्डिंग पर बम बरसा रहा है। आप देखिए, बारूदी बारिश के बाद तेज धमाका होता है और बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो जाती है। जिस बिल्डिंग पर एयर स्ट्राइक हुई वहां पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा है। ये 6 सेकंड का वीडियो ये बता रहा है कि पाकिस्तान में भारी तबाही आने वाली है और इस पूरे वीडियो में एक आवाज गूंज रही है, उससे पाकिस्तान को धमकी दी जा रही है। अगर हमारी तरफ नजर उठाकर देखा तो अंजाम बुरा होगा, ये अफगानिस्तान कह रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हैं। मुनीर सेना ने जब से सीजफायर तोड़ा है तब से विवाद और गहरा गया है और जंग जैसे हालात हो गए। अफगानिस्तान की जो वीडियो हमने आपको दिखाई है उससे एक ही सवाल उठ रहा है, क्या पश्तून पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करने वाले हैं? क्या पाकिस्तान में अब बड़ा धमाका होने वाला है? क्योंकि संकेत तो ऐसे ही है। मुनीर के साथ अफगानिस्तान का टकराव किस हद तक पहुंच चुका है हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको जरा इन दोनों देशों के एयर पावर के बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। आपको बताएं, अफगानिस्तान में 9 एक्टिव एयरक्राफ्ट है जबकि पाकिस्तान में इसकी संख्या काफी ज्यादा है, 850 से ज्यादा है। अफगानिस्तान के पास कोई फाइटर जेट नहीं है लेकिन पाकिस्तान के पास 400 से ज्यादा फाइटर जेट्स हैं। अफगानिस्तान के पास 8 हेलीकॉप्टर्स हैं, पाकिस्तान के पास 370 से ज्यादा हेलीकॉप्टर्स हैं। अफगानियों के पास कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है लेकिन पाकिस्तान के पास चीन निर्मित HQ-9 है जो फेल भी हो गया था, आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर में, वो वाला एयर डिफेंस सिस्टम है। अब कितना काम करेगा ये नहीं कहा जा सकता क्योंकि एक बार तो फेल हो चुका है। तो ये अगर कंपैरिजन में देखें तो पाकिस्तान यहाँ भारी दिखता है लेकिन अफगानिस्तान जमीनी लड़ाई करना जानता है। अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान तो एयर पावर के मामले में अफगानिस्तान से ज्यादा पावरफुल है। अगर पाकिस्तानी सेना अफगानिस्तान पर हमला करे तो वो उसे रोक तो नहीं पाएंगे, इसके बावजूद वो कैसे पाकिस्तान को धमकी दे रहे हैं। इस तरह से जो वीडियो जारी हो रहा है, आप समझिए ये जो वीडियो जारी किया गया इस तरह का वीडियो कैसे अफगानिस्तान जारी कर रहा है। दरअसल कहानी बता देते हैं आपको, अफगानिस्तान मुनीर के खिलाफ प्रोपेगेंडा वॉर चला रहा है और उसे भड़काने की कोशिश कर रहा है।
वो लगातार फील्ड मार्शल को कमजोर करने में लगा है, कभी इमरान की हत्या की खबर फैलाकर, तो कभी मुनीर को अनफिट बताकर, तो कभी एआई वीडियो के जरिए। मतलब ये प्रोपेगेंडा वॉर मुनीर को खत्म कर देगा या भड़का देगा। आपको ग्राफिक्स के जरिए थोड़ी डिटेल इस पर देते हैं कि कैसे अफगानिस्तान मुनीर को घुटने पर लाने की तैयारी कर रहा है, उसके लिए लगा हुआ है। हो क्या रहा है पूरी डिटेल इस पर हम आपको देंगे, क्योंकि कोशिश यही है अफगानिस्तान की कि पाकिस्तान के मुनीर को गुस्से में ले आए। क्या कर रहे हैं बताते हैं। पाकिस्तान में दरअसल अस्थिरता होगी, इस तरह के वीडियो से अगर भड़क जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं, मुनीर कमजोर होता जाएगा और पश्तूनों को भड़काएगा। पाकिस्तान में अशांति इससे फैलेगी, क्योंकि पहले ही देखिए अलग अलग इलाके, खैबर पख्तूनख्वा की अलग लड़ाई है, सिंध की अलग है, पंजाब की अलग अलग चल रही है। लोगों को पीटीआई के पक्ष में लाना भी अफगानिस्तान का मकसद है और मुनीर की सत्ता ऐसे में हिल जाएगी। पाकिस्तानी सेना का मनोबल तोड़ना ये मेन मकसद है जिसके लिए ये प्रोपेगेंडा वॉर चलाया जा रहा है। पाकिस्तान को सिर्फ अफगानिस्तान के प्रोपेगेंडा वॉर से चोट नहीं पहुंच रही है, बल्कि व्यापार को भी बंद करके मुनीर को आर्थिक चोट दी जा रही है, पाकिस्तान को आर्थिक चोट दी जा रही है। पाकिस्तानी फौज के साथ हुई झड़प के बाद तालिबान ने पाकिस्तानी व्यापारियों के व्यापार के रास्ते हमेशा के लिए बंद कर दिए हैं, जिसका बहुत असर पड़ रहा है। आप ये समझिए, ये देख रहे हैं आप, ये सप्लाईज पूरी तरह से कट है। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान के साथ तालिबान ने दवाइयों तक का व्यापार भी बंद कर दिया है और पाकिस्तान की दवाइयों को जहर बता दिया है। कुछ इस तरह से उनकी तरफ कहा गया है। दवाई चिवा द अफगानिस्तान अफगानानो जहर खोड़ल दवाई न खोड़ा अगर दवाई बच दुई द अफगानिस्तान दे पारा जोड़वाला अगर दवाई उस पाकिस्तान की दुई नशे खर्चा। अफगानिस्तान के साथ व्यापार ठप होने पर पाकिस्तान की हालत और खस्ता हो गई है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए इस पर थोड़ी डिटेल देते हैं कि पाकिस्तान किस आर्थिक स्ट्राइक से जूझ रहा है, आपको समझाते हैं। अफगानिस्तान से व्यापार बंद होने पर भारी नुकसान हुआ है। दावा है कि पाकिस्तान को $1 अरब का नुकसान हुआ है। इतना तो इनके पास पैसे ही नहीं है। सोचिए, चावल, दवाएं और कच्चा माल खराब हो रहा है इनका। अफगानिस्तान के रास्ते दूसरे देशों को होने वाला निर्यात भी पूरी तरह से ठप है। पाकिस्तान ऐसे में बहुत परेशान है, क्योंकि नुकसान ही हो रहा है, पैसे इनके पास पहले से ही नहीं है। तो पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान ने अपनी किलेबंदी तेज कर दी है। व्यापार तो बंद ही है, इसके साथ ही वो अपने जवानों को तैयार कर रहे हैं। उनका युद्धाभ्यास तेज हो गया। आप तस्वीर देखिए, अफगानी फोर्स की ये ताजा तस्वीर मुनीर को डराने के लिए काफी है। महारत मैदान खई हर यौ खपल जौहर रंगदा पुख्ता गई अखली दलता दा अमल जौहर दलता अंगीज़े इगदी दमता दा सैकल जौहर देरे सी। पाकिस्तान में जहां छोटे बच्चों को जिहाद का पाठ पढ़ाया जाता है, बंदूक दी जा रही है, वहीं अफगानिस्तान में बच्चे फाइटर जेट बना रहे हैं। ये दोनों तस्वीरें देखिए, आपको अंदाजा लग जाएगा इस बात का कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान का क्या हाल होगा। भविष्य बच्चे बनाते हैं किसी देश का। पाकिस्तान में बच्चों के हाथ में बंदूकें आप देख रहे हैं, अफगानिस्तान में आप फाइटर जेट बनाते बच्चों को देख रहे हैं। ये फर्क बहुत बड़ा है और यही आगे ले जाएगा अफगानिस्तान को। तो देखा आपने मुनीर के मुल्क का क्या हाल है। बहरहाल जो भी हो, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर आर्थिक स्ट्राइक की है तो उसे बहुत बड़ा फायदा भी मिला है। उसके लिए व्यापार के कई रास्ते खुल गए हैं। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, जरा आपको समझाते हैं। चाबहार पोर्ट से निर्यात 70% तक बढ़ गया अफगानिस्तान के लिए। भारत के साथ भी व्यापार बढ़ाने की कोशिश अफगानिस्तान कर रहा है। भारत के साथ एयर कार्गो सर्विस शुरू हुई है। मध्य एशिया के दूसरे देशों को भी अफगानिस्तान सामान भेज रहा है। मतलब अफगानिस्तान अब आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बन रहा है, जिससे पाकिस्तान को घाटा ही घाटा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हमलों की कड़ी निंदा भी की है, वो भी सुनवा रहे हैं। Grave concern the practice of trade and transit terrorism that the people of Afghanistan are being subjected to by the cynical closure of access for a landlocked country whose people are suffering numerous debilitating conditions since many years. These acts are in violation of WTO norms. एक तरफ पाकिस्तान कंगाल होता जा रहा है, कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा है। दूसरी तरफ शहबाज दूसरे देशों का कर्ज लौटाकर अपनी दौलत खुद पैदा करने की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। सुनिए जरा। हम ये न सिर्फ कर्जे वापस लौटाएंगे बल्कि अपनी दौलत खुद पैदा करेंगे और पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे इंशाअल्लाह। देखिए कैसे बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं। इनको शर्म भी नहीं आती, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दूसरे में देशों में जाकर पैसा मांगने लगते हैं।
दौलत पैदा करने की बात कर रहे हैं, सुना आपने। दूसरी तरफ उनके फौजी सैलरी ना मिलने से परेशान है। देखिए बातों के बीच सच्चाई क्या है, ये वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वो गलत कदम उठाने को मजबूर हो गए हैं फौजी, क्या कह रहे हैं सुनिए। न दफ्तर की तरफ से कोई अफसर बाला, आपकी खिदमत में एक बात इस तरह अर्ज करते हैं, काफ़ी अरसा हो गया, 6 महीने गुजर गए, ना हमारी तनख्वाह की फिक्र किसी को है, ना हमारी जो एक्सटेंशन थी उसकी कोई फिक्र नोटिफिकेशन हुई है, ना दफ्तर की तरफ से कोई हमें ये दिखाया जा रहा है कि भाई आप लोगों का काम ये हो रहा है, ये प्रोसेस में ये हो रहा है, वो हो रहा है। बीओडी मीटिंग कब होगा? ये बीओडी मीटिंग अफसर बाला कैसे मुनीर के फौजियों की हालत तंग है, उन्हें किन मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, ग्राफिक्स के जरिए आपको थोड़ी डिटेल इस पर भी दे देते हैं। 6 महीने से फौजियों को पैसा ही नहीं मिला है, उन्हें अपमान सहना पड़ रहा है, परिवार की जरूरत नहीं पूरी हो पा रही है, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है, खाने तक के लिए रुपए नहीं है। गलत कदम उठाने जैसे हालात उनके लिए बन गए और यही वजह है कि जो गवाही आई है वो पाकिस्तान से आई है, जो हमने आपको सुनवाई। मुनीर अपने मुल्क का पैसा कहां लगा रहा है, पाकिस्तानी फौजियों की सैलरी किसे दे रहा है, आप खुद तस्वीर देख लीजिए। इस तस्वीर में देखिए, ये लाहौर की तस्वीरें हैं जहां आतंकी सभा बुलाई गई जो मुनीर आयोजित करवाता है भारत के खिलाफ साजिश रचने के लिए, और ये सारा पैसा आतंकी गतिविधियों में लगा रहा है। सैनिकों को देने के लिए पैसा नहीं है, आतंकियों को देने के लिए खूब पैसा है। तो एक तरफ पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात हैं, तो दूसरी तरफ राजस्थान के हनुमानगढ़ में भारी तनाव का माहौल है। एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर विरोध तेज हो गया है। कांग्रेस नेताओं और किसानों ने चेतावनी दी कि जब तक मांग पूरी नहीं होती आंदोलन जारी रहने वाला है। इस मामले पर लगातार विवाद बढ़ रहा है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, किसानों का प्रदर्शन लगातार चल रहा है। वो गुरुद्वारे के पास इकट्ठा हुए, जमकर नारेबाजी की, और बढ़ते तनाव को देखते हुए टिब्बी इलाके में आज भी इंटरनेट बंद है। फैक्ट्री के आसपास रहने वाले करीब 30 परिवार घर छोड़कर भाग गए क्योंकि किसानों का गुस्सा ऐसा फटा कि हर तरफ आग की लपटें दिखाई दी। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। तो टिब्बी इलाके में 450 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रही निजी एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर दरअसल महीनों से विरोध चल रहा था, लेकिन बुधवार को किसानों का विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ आयोजित किसान महापंचायत के बाद बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी फैक्ट्री के परिसर में घुस गए। उन्होंने फैक्ट्री से जो ट्रैक्टर्स थे उनकी चारदीवारी तोड़ दी है ट्रैक्टर्स के जरिए फैक्ट्री की, और भारी तोड़फोड़ और कई वाहनों को नुकसान पहुंचा। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जमकर आगजनी भी हुई है, लाठी चार्ज करना पड़ा। इन तस्वीरों के जरिए समझिए कि कैसे महापंचायत के बाद जमकर बवाल हो गया, किसान भड़कने लगे, पुलिस से एक तरह से भिड़ंत हो गई। उसके बाद आगजनी की तस्वीरें आई, बैरिकेड्स तोड़ दिए गए, दीवारें तोड़ दी गई फैक्ट्री की, लाठी चार्ज करना पड़ा, आंसू गैस का इस्तेमाल हुआ, लेकिन प्रदर्शन अभी भी जारी है, प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ है। इस मामले को लेकर पुलिस एक्शन मोड में है। बीकानेर रेंज के आईजी हेमंत शर्मा टिब्बी पहुंचे, वहीं जिला कलेक्टर डॉक्टर कुशाल यादव और एसपी हरिशंकर ने कहा कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस और आंदोलनकारियों की भिड़ंत में 36 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने 7 लोगों को डिटेन भी किया है। नियम अनुसार शांतिपूर्ण तरीके से अपनी सभा करें, परंतु सभा के दौरान उन्होंने जो परमिटेड एरिया था उसको छोड़ करके जो फैक्ट्री का प्रमाइसेस है उसको टारगेट किया, और पूरे इलाके में 144 लगी हुई थी। तो इस प्रकार से उन्होंने, कुछ असामाजिक तत्वों ने कानून को अपने हाथ में लिया। जिन्होंने ऐसे किया उनके विरुद्ध कानूनन कार्रवाई की जा रही है। आज ये टिब्बी में राठीगेड़ा में एक घटनाक्रम हुआ जिसमें महापंचायत आज हुई थी। ये संघर्ष समिति है जो यहाँ एथेनॉल फैक्ट्री लगने वाली है, उस संबंध में एक महापंचायत की गई थी। उसके बाद कुछ लोग और आगे जो महापंचायत में जो लोग शामिल थे, सारे के लोगों ने उस फैक्ट्री की तरफ कूच किया गया। प्रशासन के द्वारा मनाही भी की गई। हम लोग प्रशासन और पुलिस लगातार बातचीत कर रहे थे, और बातचीत के बीच में ही और ये लोगों ने कूच किया। अब हनुमानगढ़ में फैक्ट्री को लेकर किसान इतना बवाल क्यों कर रहे हैं, इतने गुस्से में क्यों हैं, आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरी डिटेल इस पर दे देते हैं। देखिए, एथेनॉल प्लांट से प्रदूषण बढ़ने का डर है उस इलाके में। प्लांट से भूजल जहरीला होने का भी खतरा है। खेती की जमीन बंजर हो जाने का डर है।
स्वास्थ्य पर गंभीर खतरे की आशंका है। भविष्य में गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। आने वाली पीढ़ियों का भविष्य खतरे में पड़ता देखकर किसान अब इसके खिलाफ मुहिम छेड़ चुके हैं। इस मामले को लेकर तनाव उस वक्त बढ़ गया जब किसानों की एथेनॉल फैक्ट्री हटाओ संघर्ष समिति और प्रशासन के बीच हुई वार्ता सफल नहीं हो पाई। किसान फैक्ट्री के निर्माण को तुरंत रोकने के लिए लिखित आश्वासन मांग रहे थे, लेकिन प्रशासन ने इसे देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद किसानों ने फैक्ट्री की जो वहां पर बॉर्डर लाइन थी, जो चीजें थी, उसे अपने ट्रैक्टरों की मदद से निर्माणाधीन फैक्ट्री और उसकी बाउंड्री वॉल को तोड़कर यहाँ परिसर में घुसकर जमकर उत्पात किया। ये उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। परिसर में तोड़फोड़ हुई, पत्थरबाजी हुई, आगजनी शुरू हो गई। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने कई वाहनों में उस वक्त आग भी लगा दी। प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे पुलिस और किसानों के बीच झड़प देखने को मिली। लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले दागने पड़े। 14 गाड़ियां फूकी हैं किसानों ने। कांग्रेस विधायक अभिमन्यु पूनिया को भी लाठीचार्ज में सर पर चोट लगी। वहीं तनाव के चलते एरिया में स्कूल, कॉलेज, इंटरनेट सब कुछ बंद है। अब यहाँ से फैक्ट्री फसाद की वजह क्यों बनी है, किसान कब से प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी समझते हैं। एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट है हनुमानगढ़ के राठी खेड़ा में ये बन रहा है। एनवायरमेंट क्लियरेंस अभी पेंडिंग है इस प्लांट की, आप ये समझिए। 15 महीनों से किसान इसका विरोध कर रहे हैं, 15 महीनों से, लेकिन उन्हें लगा कि कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो उन्होंने आखिरकार फैसला लिया और वो प्रदर्शन जो है उग्र हो गया। फिलहाल वहां हालातों पर नजर पुलिस प्रशासन बनाया हुआ है। आगे बढ़ रहे, बात गोवा की कर लेते हैं। गोवा की नाइट क्लब की आग तो देखिए लगातार जिस तरह से बड़ा रूप जांच में लेती जा रही, जितनी जानकारियां सामने आ रही हैं वो हैरान करने वाली है, लेकिन अभी इंसाफ बाकी है। जिसकी लापरवाही थी, जिसकी लापरवाही से जाने गई, उसका हिसाब होना बाकी है। और इस बीच एक बड़ी जानकारी इसी से जुड़ी मिल गई, आपको बताएं, जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। दिल्ली कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की है। लूथरा ब्रदर्स ने अग्रिम जमानत की याचिका दी थी, अर्जी दी थी, जिसे खारिज कर दिया गया है। तो देखिए, पहले तो आपको बताएं कि फुकेट से वापस लाए जा रहे हैं, उससे परेशान है, और अब उनकी जो अग्रिम जमानत याचिका इनकी तरफ से दी गई थी कि लाए भी जाएं तो वो जेल में ना डाले जाएं, उसकी तैयारी थी, तो वो याचिका कोर्ट ने, दिल्ली की कोर्ट ने खारिज कर दी है। तो राहत नहीं मिलने वाली लूथरा ब्रदर्स को। 25 लोगों की जान गई है, उसका हिसाब होगा, ये कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया है। जमानत याचिका जो डाली गई थी, अग्रिम जमानत याचिका, वो खारिज कर दी गई है। और एक और बड़ी जानकारी लूथरा ब्रदर्स पर गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कहा कि दोनों को जल्द भारत लाया जाएगा। गोवा पुलिस, सीबीआई की टीम थाईलैंड जाएगी। प्रमोद सावंत ने क्लियर किया कि जल्द से जल्द इन्हें भारत लाया जाएगा। यानी तैयारी है कि न्याय सुनिश्चित हो। जिन लोगों की जानें गई हैं सेफ्टी मेजर्स ना होने से, कोई व्यवस्था ना होने से, और ऐसे में प्रमोद सावंत ने कहा है कि दोनों को जल्द भारत लाया जाएगा। मैजिस्ट्रल इंक्वायरी इज गोइंग ऑन, और बाकी इसके ऊपर जैसे ही मैजिस्ट्रल इंक्वायरी का रिपोर्ट आएगा तो फिर जिन्होंने लाइसेंस दिया है इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ही विल आल्सो बुक्ड अंडर द सेम सेक्शंस। फायरवर्क्स चल रहे थे बिना लाइसेंस के, बिना मैंने वही बताया है कि ईच एंड एवरीथिंग जिसको यानी वही सेक्शन के अंदर हम सबको बुक करेंगे। सर, कहा जा रहा था कि और ऑफिस क्या कार्रवाई होगी सर? मैं बस इतना अभी कहूंगा कि उनको जितना जल्दी ला सके उस क्लब ओनर को गोवा में लेके आएंगे। तो लूथरा ब्रदर्स की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उन्हें थाईलैंड से वापस लाए जा रहे हैं, और सिर्फ लूथरा ब्रदर्स ही नहीं, ऐसे और भी क्लब्स जो गोवा में चलाए जा रहे हैं मनमर्जी से, उन पर भी नकेल कसी जाएगी। इसी से जुड़ी रिपोर्ट देखिए। हाथों में हथकड़ी, पासपोर्ट पर कैंसिलेशन का लाल निशान और चेहरे पर शिकन। ये तस्वीरें हैं लूथरा ब्रदर्स की, जो गोवा के नाइट क्लब में आग लगने के बाद देश छोड़कर भाग गए थे। 25 लोगों की मौत के बाद भारत से भागे उसके मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा थाईलैंड पुलिस की हिरासत में हैं। उन्हें फुकेट के एक थाने में रखा गया है। भारतीय अधिकारी इंटरपोल के ब्लू कॉर्नर नोटिस के बाद पकड़े गए दोनों भाइयों को जल्द से जल्द भारत लाने की तैयारी में है। इसके लिए 2 रास्ते हैं। पहला डिपोर्टेशन, दूसरा एक्स्ट्राडिशन यानी प्रत्यर्पण। लूथरा भाइयों को जल्द वापस लाने के लिए डिपोर्टेशन का रास्ता चुना जाएगा। भारत और थाईलैंड के बीच प्रत्यर्पण संधि है, लेकिन ये प्रक्रिया काफी कानूनी उलझन वाली है। भारतीय एजेंसियां प्रत्यर्पण के बजाय दोनों भाइयों को डिपोर्ट करवाने का विकल्प तलाश रही हैं। दोनों देशों के अधिकारी एक दूसरे के संपर्क में हैं।
तो तैयारी तेज है और जल्द ही लाया जा सकता है, ये जानकारी अंदर खाने मिल रही है। यहाँ प्रहार में रुक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक लेकर ही मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।